तो हे फ्रेंड्स, दिस इज एंड यू आर वाचिंग यू बिलीव यू विल। तो यार आ गया मैं एक बार फिर एक और कॉन्सेप्ट लेकर जिसका नाम है एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन आज हम इसी का ऑपरेशन करने वाले हैं और इसी को चीर फाड़ करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले जो सवाल उठता है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है ना भैया, क्या नहीं। सबसे पहले सवाल उठता है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको। तो यार इसके पहले वीडियो में मैंने बताया कि हर मैट्रिक्स का अपना एक इन्वर्टिबल हमने पढ़ा कि हर मैट्रिक्स का अपना इन्वर्स होता है और उस इन्वर्स को हम आज कैसे निकालेंगे वो सीखना है। तो वो सीखने के लिए हमें ये ऑपरेशन करना पड़ता है। जैसे आपको किसी का इलाज करना है तो बायो में आप बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं, डॉक्टर्स बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं। उसी तरह एक मैट्रिक्स है ए, मान लो इन्वर्टिबल में हम सब पढ़ चुके हैं। मान लो एक मैट्रिक्स है ए, अब हमको इसका ए इन्वर्स फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, किस ऑपरेशन के थ्रू हम इसका ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो उस ऑपरेशन को ही हम एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। तो अब इस एलिमेंट्री ऑपरेशन की शुरुआत करते हैं। बेसिकली इस एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या क्या होता है, तो टोटल कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ेंगे और क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे और साथ में एक दो क्वेश्चन देखेंगे बस। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं, छोटा सा लेक्चर है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होते हैं ये 6 टाइप्स के होते हैं। 6 टाइप्स के, बेसिकली तो 3 टाइप के ही होते हैं, लेकिन क्योंकि रो और कॉलम दोनों में अलग अलग तरीके से लगते हैं तो उस हिसाब से 3 रो के हो जाते हैं, 3 कॉलम के हो जाते हैं। जो 3 रो के होते हैं, 3 रो के होते हैं, इनको हम कहते हैं ईरो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और जो 3 कॉलम के होते हैं इनको हम कहते हैं इको, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो हम कह सकते हैं कि एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है जिसकी तो ये हमारा राज है और इस राज की यहाँ पर 2 सिमरन, एक ईरो है एक इको है, एक ईरो है एक इको है। और इन दोनों सिमरन के 3 रूल हैं। तो इन्हीं 3 रूल को हम पढ़ेंगे। जो रूल इधर है वही रूल इधर भी है, केवल यहाँ पे रो के रूल हैं, यहाँ पे कॉलम के रूल हैं। रूल सेम, बस ये कॉलम ने अप्लाई किए हैं, ये रो ने अप्लाई किए हैं, या फिर ये रो पर अप्लाई होते हैं या कॉलम पर अप्लाई होते हैं अगर मैथ की बात करें तो। तो यही है 3 रो और 3 कॉलम। मतलब या तो आप रो के जरिए लगा लो या तो आप कॉलम के जरिए लगा लो, आपके ऊपर। तो इन्हीं दोनों को मिला करके ये 6 टाइप आते हैं। तो यही 3 जल्दी देख लेते हैं, छोटे छोटे हैं बिल्कुल। तो पहला जो रूल है, रो का समझाऊंगा, कॉलम का अपने आप समझ लेना, ठीक है। नहीं भैया समझा देना, ठीक है समझा दूंगा। तो जो पहला रूल है वो है R1 रिप्लेस्ड बाई R2, या यूँ कह लो RI रिप्लेस्ड बाई RIJ रिप्लेस्ड बाई RI कर लो, RI रिप्लेस्ड बाई RI रिप्लेस्ड बाई RI1, नहीं 1 ही कर लो, R1 रिप्लेस्ड बाई R2, यही नाम दे दो, R1 रिप्लेस्ड बाई R2। यानी कि 2 रो का आपस में इंटरचेंज होना। देखो ये जो साइन होता है इसको इंटरचेंज साइन बोलते हैं। यानी कि R1 R2 में चेंज होगा, R2 R1 में चेंज होगा, दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे, केवल एक नहीं। यह नहीं कि केवल R1 R2 में चेंज हो जाए, R2 ना चेंज, वो नहीं, दोनों आपस में चेंज होंगे, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली लिख सकते हो, डेफिनेशन चाहो तो बना लो, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, लिख लेना। तो नोट्स दे दूँगा मैं, तो उसकी टेंशन ना लो, 1 हफ्ते के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो उसमें सब कुछ लिखा रहेगा, डेफिनेशन सहित सब कुछ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक ये है। और इधर कॉलम जी से हम पूछ लें, कॉलम जी हमको बताती हैं, ये वाली सिमरन बताएगी, ठीक है भैया रूल वही है, बस यहाँ पे कॉलम के लिए अप्लाई होगा, कॉलम के लिए अप्लाई होगा। 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल लेके देख लेते हैं,
2 है, 4 है, 6 है, 8 है। भैया फिर से आ गई भाई पुरानी मैट्रिक्स। हाँ आ गई। क्या कर लोगे बताओ? कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। 2 4 6 8। अब देखो R1 रिप्लेस बाई R2 या R2 रिप्लेस बाई R1 या फिर 3 मैट्रिक्स कोई भी दे, ऐसा नहीं कि 1 और 2, 1 और 3 भी रिप्लेस हो सकती है, 1 और 4 कोई भी दो आपस में कोई भी दो आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं। तो या फिर इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं RI रिप्लेस बाई R। कन्फ्यूज मत होना, कोई भी दो ले लो, कोई भी दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन हाँ पूरी की पूरी दो इंटरचेंज होती है, केवल एक चीज़ नहीं इंटरचेंज हो जाती है कि केवल एक एलिमेंट चेंज हो जाए। जैसे कि यहाँ पर हम मान लो कर रहे हैं R1 रिप्लेस्ड इंटरचेंज बाई R2। तो यहाँ पे ये कैसे होगा? इसका आंसर क्या आएगा? देखो ये हमारी R1 है, ये R1 है हमारी, ये R2 है। तो R1 पूरी की पूरी उठाओ R2 की जगह पर लिख दो, और R2 पूरी की पूरी उठाओ R1 की जगह लिख दो। बस ये आ गया, समझे? मतलब पूरी की पूरी दो उठेगी, पूरी की पूरी दो अपनी जगह बदलेगी। ये नहीं कि केवल 4 उठा के नीचे लिख दिया, तो वो इस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं। ठीक है, अब इधर देख लो, कॉलम का भी ऐसे ही देख लो। 2 4 6 8 सेम लेते हैं, देख लो 2 4 6 8 इधर भी लिए थे। अब देखो यहाँ पे ये हमारा कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। अब इसको इंटरचेंज कर दो। ऑपरेशन लगाया हमने C1 इंटरचेंज बाई C2, तो इसको इंटरचेंज करो। ये पूरा C1 उठा के इधर, ये पूरा C2 उठा के इधर, तो 2 6 4 8 ये आया। तो देखो इधर क्या आया, 6 8 2 4 बन गई, इधर क्या होगा 4 2 8 6। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है, पहला ऑपरेशन है जो आप लगा सकते हो। क्यों? इन्वर्स निकालने के लिए। वो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे तो पता चलेगा। पहले ये तीन जो हमारी इसकी जो तीन रूल्स हैं या फिर इनके जो तीन फंडे हैं वो फंडे क्लियर हो जाएं, उसके बाद बताऊंगा। क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ जाएंगे कैसे क्या करते हैं। तो एक ये चीज़ आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहीं पर यार एक छोटी सी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, एक और नहीं, कन्फ्यूजन कह लो, कन्फ्यूजन ही कह लो, तो कन्फ्यूजन कह लो। अब आप कहोगे भैया क्या हमने जब इनकी दो को आपस में इंटरचेंज किया तो क्या ये दो मैट्रिक्स आपस में सेम रही, सेम है या नहीं? तो आप बताओ, आपने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था? दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होती हैं? ऑर्डर सेम हो और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, या फिर ऑल एलिमेंट्स सेम हो दोनों मैट्रिक्स के, तभी होगा। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो तब होगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ऑर्डर इसका क्या था 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ऑर्डर तो सेम है। क्या एलिमेंट सेम है? यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, काम खत्म। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, नहीं हुआ। यहाँ 6 है, यहाँ 2, कोई मतलब नहीं। 8 4, कोई भी एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है। कोई भी क्या, एक भी एलिमेंट अगर आपस में इक्वल नहीं होगा तो इक्वलिटी में तो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होंगी। तो यहाँ से क्या बात निकल के आती है कि ऑपरेशन के दौरान हमारी मैट्रिक्स बदल जाती है, सेम मैट्रिक्स नहीं रहती है। और एक छोटी सी चीज़ और दिखाता हूँ, मैजिक। भैया अगर मैट्रिक्स सेम नहीं रहती है तो हम ये कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? सवाल आता है कैसे हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर मैट्रिक्स हमारी सेम ही नहीं रही तो हम कैसे इंटरचेंज कर सकते? देखो मैट्रिक्स सेम नहीं रही, लेकिन एक चीज़ समझो। मान लो ये दो इक्वेशन है, 2x + 4y = 0, ये समथिंग कुछ भी हो। 6x + 8y = 0, ठीक है। दो इक्वेशन है। अब ध्यान से देखो, ये जो दो इक्वेशन है, क्या ये दो इक्वेशन इसके जो x और y के कोफिशिएंट हैं वो इस मैट्रिक्स से मिलते जुलते नहीं? देख लो, देखो 2 2 4 4 6 6 8 8, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये इक्वेशन पहले लिख दो या ये इक्वेशन बाद में लिख दो, तो कोई फ़र्क पड़ता है? अगर मैं इसको ऊपर लिख दूँ, इसको नीचे लिख दूँ, तो कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं भैया, नहीं पड़ता। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही।
6824, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहीं से उठ करके ये चीज़ आई, यानी मैट्रिक्स, कहने को मैट्रिक्स तो चेंज हो जाएगी लेकिन उनकी वैल्यू या उनकी क्या कहें, मैट्रिक्स कोई वैल्यू निकलती तो है नहीं। देखो मैट्रिक्स चेंज तो हो जाती है लेकिन उसकी वैल्यू कह लेंगे, वैल्यू नहीं चेंज होती है। दैट्स वाई वी कैन अप्लाई दीज ऑपरेशंस। ओके, और कॉलम के क्षेत्र में भी, कॉलम के भी उसमें अगर हम देख लें रिस्पेक्ट में, तो कैसे, अगर मैं आपसे कहूँ कि y का कॉफिशिएंट पहले लिख दो या y वाला कॉफिशिएंट पहले, मतलब y, इसको इक्वेशन को ऐसे लिख लो 4y + 2x = 0 और 8y + 6x = 0, तो क्या कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। सेम चीज़ तो ये कॉलम में भी ऐसे ही हमने क्या किया था, यही तो किया था, दो कॉलम आपस में इंटरचेंज की थी, यानी ये दोनों एलिमेंट उठ के पहले आ गए थे, ये दोनों एलिमेंट उठ के बाद में चले गए थे, तो काम वही हुआ था, y का कॉफिशिएंट पहले, x का कॉफिशिएंट बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स वाई इट इज एप्लीकेबल। तो आई होप कि पहली प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी, और इसमें कुछ बचा है ना? ठीक है। तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी, सिमरन का पहला रूल। और अब चलो रो वाली सिमरन से इनका दूसरा रूल पूछते हैं। तो इनका जो दूसरा रूल है वो है क्या है कि आर आई रिप्लेस्ड बाई के आर आई। R1 कुछ भी कर लो, 1 ही लिख लो यार, चलो पढ़ा देंगे, समझ जाना, कुछ ये सेम हो, मतलब देखो अगर इधर R1 है तो इधर भी R1, इधर R1 है, इधर R2 है तो इधर R2, तो यहाँ पे क्या है, इधर R1 है तो इधर R1 छोड़ के कोई भी, और इधर R2 है तो इधर R2 छोड़ के कोई, R2 छोड़ करके भी कोई भी, तो वो समझ लेना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी मैट्रिक्स की कोई रो है, उस रो में अगर हम किसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यहाँ पर k ≠ 0, 0 नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करवा के आप उस रो को चेंज कर सकते हो, या ये ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हो इन्वर्स निकालने के लिए, या फिर जैसी भी आपको ज़रूरत हो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लगा के देखें, अभी तक कॉलम का रूल भी यही कहता है, ये वाली सिमरन जी भी यही कहती हैं, सिमरन जी आई लव सिमरन। सी आई रिप्लेस्ड बाई के सी आई, ठीक है। तो इसको लगा करके देख लो, सिंपल सा। टू 4 6 8। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मान लो R2 रिप्लेस बाई 6R2, R2 रिप्लेस बाई 6R2। R1 से कोई फर्क हमको नहीं पड़ता, R1 हम वैसे ही लिख लेंगे। अब R2 रिप्लेस हो रही 6R2 से, यानी 6 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कराओ, 6 6 जा 36, 8 6 जा 48। अब देखो एक बात का ध्यान रखना कि इसको तुम ऐसे मत लिख देना। मान लो यहाँ पे भैया 6 से मल्टीप्लाई कराना है इस रो में, तो हम इस 6 को यहाँ लिख दे, फिर इससे मल्टीप्लाई का नहीं। डिटरमिनेंट में ये चल जाता है लेकिन मैट्रिक्स में नहीं चलता है। मैट्रिक्स में अगर 6 बाहर लिखा है उसका मतलब इस 6 का हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, समझाया था मैंने, लेकिन फिर भी एक बार बता रहा हूँ फिर से। तो उसको हम कैसे, अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर रो में हमें किसी कारणवश किसी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम कैसे करवाएंगे, तो हम ऐसे ऑपरेशन लगाएंगे और फिर वो चीज़ अप्लाई कर देंगे, चाहे वो R1 के लिए हो, चाहे R2 के लिए, चाहे R3, कोई भी रो आप पकड़ लो, उसमें मल्टीप्लाई कराना हो करवा सकते हो। सिंपल, बहुत सिंपल। इसकी एक पूरी सी बड़ी सी डेफिनेशन मिलेगी आपको नोट्स में या बुक में, तो वो आप पढ़ सकते हो। बकवास लिखी हुई है, बकवास। अब कॉलम के लिए भी देख लेते हैं, वरना कॉलम नाराज़ हो जाएंगे हमारे, याली सिमरन नाराज़ हो जाएंगी हमारी। सिमरन जी नाराज़ हो गई, दिक्कत। मान लो C1 रिप्लेस्ड बाई 2C1, तो C1 हमारी ये है, C2 ये है, C2 हमारी चेंज हो नहीं रही, C2 तो वैसे ही है, इसको वैसे ही लिख लो पहले ही। बचा क्या, 2 6
अब 2 6, 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, ये आ गया। क्या हुआ, कॉलम 1 को 2C1, कॉलम 1 रिप्लेस्ड बाई 2C1, यानी कॉलम 1 को रिप्लेस किया गया किससे, कॉलम 1 में 2 मल्टीप्लाई करके, यानी कॉलम 1 हमारा ये था, तो ये 2 है, 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो 4, 6 का 2 से मल्टीप्लाई हो 12। सिंपल, वेरी सिंपल। एक दो बार क्वेश्चन लगाते हुए देखोगे समझ। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो रख दिया भैया, जीरो नहीं रख सकते यहाँ पे, जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बाकी चाहे जिससे कर लो। जीरो इज नॉट नेचुरल। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। तीसरा और आखिरी फंडा इनका क्या है, यूं समझ लो ये दोनों आपस में, या नहीं आपस में नहीं, तीसरा और आखिरी फंडा है आर आई रिप्लेस्ड बाई आर आई प्लस माइनस के आर जे। समझे? छोटा सा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या? इधर भी लिख लेते हैं, कॉलम वाली सिमरन जी का भी तीसरा फंडा लिख लेते हैं, सी आई रिप्लेस्ड बाई सी आई प्लस माइनस के सी जे। ठीक है, ये आई जे रो और ये आई जे समझो, वो दो और कॉलम वाला आई जे मत समझना, ये ऐसे मैंने लिख दिया है, ए बी कुछ भी करके लिख सकते हो, बस ये है कि आप समझ जाना। जैसे ये आई है, अगर इधर आपने 1 लिया तो ये वाला 1 होना चाहिए, ये वाला कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, वैसे समझना, वो उसमें कंफ्यूज मत होना, दो कॉलम का आई जे नहीं है ये। ठीक है, हाँ, तो ये अब देखो, इसको प्रैक्टिस करके देखें, ये इसमें क्या रहा है, समझो बात को। आर आई कोई एक रो है, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, उसको रिप्लेस कर रहे हैं उस रो में कोई दूसरी रो का मल्टीपल, किसी दूसरी रो का कोई भी मल्टीपल, 2 4 6 3 1, कोई भी मल्टीपल, जीरो छोड़ करके कोई भी मल्टीपल ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, और जो आंसर आ रहा है उससे हम रिप्लेस कर रहे हैं। उफ, क्या भैया नहीं समझ में आया? सही से बताओ, सही से बता रहा हूँ, देखो 2 4 6 8, अभी मैं बता नहीं रहा हूँ कि क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। देखो अभी तो हम ऐसे ही जो मन हो रहा है ले रहे हैं एग्जाम्पल, और ये करके दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो ये दिमाग आपको लगाना होगा कि आपको ये ऑपरेशन लगाना है, ये ऑपरेशन लगाना है, या ये ऑपरेशन लगाना है। उस वक्त मतलब वो आपके ऊपर होगा, और आपको दिमाग लगाना होगा, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बड़ा मुश्किल हो सकता है ऐसे सवाल हल करना, क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स तो फिर भी आसान पड़ जाती है, जब 3x3 की मैट्रिक्स आती है ना, दिक्कत होती है अगर प्रैक्टिस नहीं की होती है। प्रैक्टिस की होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, तो कैलकुलेशन का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो कैलकुलेशन स्ट्रांग आपकी तभी होगी जब प्रैक्टिस अच्छे से हुई होगी। तो यहाँ पर कहाँ था मैं, यहीं था मैं आर आई प्लस के आर जे। हाँ, तो मान लो ये एक रो है, हमने पकड़ी R1 पकड़ा, R1 को हमें रिप्लेस करना है R1 प्लस 2R2 से। तो कैसे होगा ये? तो R2 तो हमारी रिप्लेस हो नहीं रही, R2 को वैसे ही लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जो नहीं चेंज हो रही, इधर वाला देखो, इधर 1 है ना केवल, यानी केवल हमारा 1 चेंज होगा, उधर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर जो होता है केवल वही चेंज होता है। तो इधर हमारा 1 था, R1 है, तो R1 केवल चेंज होगा, तो R2 को हम वैसे ही लिख लेते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब देखो R1 रिप्लेस हो रही है किससे, R1 प्लस 2R2 से। R1 पे यहाँ पे क्या है, 2 है, प्लस 2 है। अब R2 कौन सा, 2 के नीचे वाला, 2 ले रहे हैं ना, 2 के नीचे वाला, 4 लेंगे तो 4 के नीचे वाला, मतलब सेम कॉलम का होना चाहिए वो, तभी ये नहीं कि 2 है तो इन दोनों को जोड़ लो। R2 लिखा हुआ है तो 2 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 8 ऐसे करके कुछ नहीं, उसके जस्ट नीचे मतलब सेम कॉलम वाला ले लेंगे केवल। तो 2 प्लस 2, और इसके सेम कॉलम में कौन सा है, 6 है, तो 2 प्लस 12 यानी कि 14। ठीक है, 14। अब सेम चीज़ इधर भी करेंगे, R1 यानी कि 4 प्लस 2
R2 यानी कि उसके उस सेम कॉलम में कौन सा एलिमेंट है 8, तो 8 टू 16 + 4 20, बस ये आपका हो गया 3। और इसी तरह कॉलम में भी सेम है, लगाऊं वो भी लगाऊं, ये आ गया ना। देखो अच्छा कॉलम वाला भी देख लेते हैं छोटा सा। कॉलम में क्या होगा, कॉलम में मान लो दूसरी तरफ से देखते हैं कि C2 रिप्लेस कर रहे हैं, C2 अरे C2 क्या, कोई भी रिप्लेस करो दूसरी रिप्लेस होगी, C2 रिप्लेस बाई C2 + 2C1। तो C2 हमारे देखो ये हमारी C1 है, ये C2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो देखो इधर C2 है ना, यानी केवल C2 हमारी चेंज होगी, C1 वैसे ही रहेगी। तो C1 हम वैसे ही लिख लेते हैं। अब बचा C2, तो C2 किससे रिप्लेस होगी, C2 + 2C1। C2 यहाँ पे क्या है 4 + 2, C1 क्या है, इसके सेम रो में कौन है, देखो उस वक्त क्या लिए थे, 2 ले रहे थे तो सेम कॉलम का देख रहे थे एलिमेंट। अब यहाँ पे कॉलम ले रखे हैं तो सेम रो का एलिमेंट देखेंगे। तो इसके सेम रो में कौन सा एलिमेंट है 2, 2C1, C2 + 2C1, 2C1 का मतलब 2, तो 4 + 4 8। अब सेकंड वाला भी ऐसे ही देख लेते हैं, C2 यानी कि 8 + 2, C1 यानी कि इसके सेम रो में कौन सा है 6, तो 8 + 12 20, ऐसे आता है। सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। तो यही 3 ऑपरेशन है, इन 3 सिमरन के 3-3 फंडे, मतलब 2 सिमरन के 3-3 फंडे, जिससे हमारे 6 जो रूल्स हैं वो निकल करके आते हैं। यही 6 फंडे काम करते हैं पूरे की पूरे इन्वर्स निकालने में। अगर आपसे कहा गया है कि यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन यू हैव टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ द एनी मैट्रिक्स, so you can apply these rules or these properties or these operations and get inverse of any matrix. So I think I have cleared everything, but something I have missed, I think हाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि इनमें से कोई भी ऑपरेशन हम लगाते हैं, कोई भी ऑपरेशन, इनमें से हम कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं अगर किसी मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स हमारी इक्वल नहीं रह जाती, यानी जो भी नई मैट्रिक्स आती है वो बदल जाती है, मैट्रिक्स इक्वल नहीं रह जाती है। ये चीज़ का ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। और उसके सिवाय बस ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, बता बात डाउट आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपके केवल डाउट क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। तो प्रॉब्लम लेने की कोई ज़रूरत नहीं।